these can be 6 answers. ये आपके लिए 6 अलग अलग आंसर हो सकते हैं. कैसे? Write a short note on ground wave propagation. Write a short note on sky wave propagation. Write a short note on space wave propagation. Distinguish between GWP, SWP. Distinguish between ground wave, space wave. Distinguish between sky wave, space wave. तो आप जो पढ़ने जा रहे हो उसको सही तरीके से इवैल्यूएट करो. ये 6 अलग अलग चीज है. फाइन. सो अब हम इसको पढ़ेंगे कैसा. तो टेक्निक देखिए, हम ये सब आंसर्स को हमने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया कि पॉइंट नंबर 1, तो जो पॉइंट नंबर 1 रहेगा, इस फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट पॉइंट में हम इसके नाम के बारे में कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि भाई इसका नाम ग्राउंड वेव क्यों रखा गया, या यहाँ पर इसको स्काई वेव क्यों बुलाते हैं, या इसका नाम स्पेस वेव क्यों रखा गया. एंड दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. तो हम एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम की मदद से ही समझ जाएगा कि अच्छा इसका नाम ग्राउंड वेव इसलिए रखा गया, या इसका नाम स्काई वेव रखने का क्या रीजन रहा है. सो ये डायग्राम देखते ही टीचर समझ जाएगा. दैट इज द रीजनिंग बिहाइंड द फर्स्ट पॉइंट. फिर आएगा पॉइंट नंबर 2, जिसमें हम बताएंगे कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज होती. तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी, स्काई वेव के लिए कौन सी, स्पेस वेव के लिए. फिर आएगा कि भाई अगर इससे आगे पीछे आप फ्रीक्वेंसी कर दोगे तो क्या होगा. तो यानी जो आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो बियॉन्ड दैट फ्रीक्वेंसी रेंज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन बियॉन्ड दैट फ्रीक्वेंसी रेंज. एंड लास्टली, ये जो भी हमने किया या जो भी हमने पढ़ाई किया अभी तक, जो भी पॉइंट्स देखे, उससे रिलेटेड आप कुछ और 1-2 पॉइंट्स दे सकते. तो इस तरीके से हमारे आंसर का डेवलपमेंट होगा. दिस इज गोइंग टू बी द डेवलपमेंट ऑफ आवर आंसर. इस तरीके से हम लोग आंसर को डेवलप करेंगे. चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन वाला पार्ट. ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में अपने को क्या करना है. फर्स्ट पॉइंट, डायग्राम देखिए. आप एक सर्कल बनाएंगे. तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करेगा अर्थ. आप उधर थोड़ा बड़ा बनाना, यहाँ पर मैं स्पेस कंस्ट्रेंट के हिसाब से उसको बना रहा हूँ. छोटा सा सर्कल बना लिया. ये हो गया हमारे लिए अर्थ. और फिर आप इसके आसपास ऐसे वेव्स दिखाइए. तो ऐसे एरो मार्क से ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कि इन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन. अब लिखना क्या है, ये देखो, ये तो हो गया आपका डायग्राम, पर आप थोड़ा बड़ा बनाना एग्जाम में. इन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, हाउ आर द वेव्स ट्रैवलिंग. कम ऑन स्टूडेंट्स, एक लाइन में. हाउ आर द वेव्स ट्रैवलिंग. क्या लगता है आपको, वेव्स कैसा ट्रैवल कर रहा है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में. ट्रांसवर्स. They are traveling very close to the earth's surface. In ground wave propagation, नाम, उसके नाम को जस्टिफाई क्यों करता है वो अपने को सोचना है. नाम क्या रखा है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन. तो वेव्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, वेव्स आर ट्रांसमिटेड वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस. सो इन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, EM waves travel very close to earth, या आप लिख सकते हो to the ground. इसीलिए इसका नाम रखा गया ग्राउंड वेव प्रोपगेशन. अब आते हैं इसके फ्रीक्वेंसी रेंज पे. तो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जो है,
सी स्टूडेंट्स, थिंक ऑफ इट एज कम्युनिकेशन। आपने वॉकी टॉकीज देखे होंगे, पुलिस वैन्स के आसपास कभी बाई चांस अगर आप खड़े हुए हैं तो उधर एक वॉकी टॉकी रहता है, कंटिन्यूसली उसमें से आवाज आती रहती है, तो दे यूज ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। कम फ्रीक्वेंसी में, कम छोटे रेंज में साउंड को ट्रांसमिट करने या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का यूज किया गया था। और इसीलिए आप देखो ध्यान से, अब जब अपने वॉकी टॉकी की आपको ऑब्जर्वेशन याद आएगी तो 2 मिनट सोचिएगा कि जब आप वहां खड़े रहते हो उस वॉकी टॉकी में से आवाज के साथ साथ खर 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 बार बार डिस्टरबेंस भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे आप। सो पॉइंट नंबर 1 इज नाम क्यों है। पॉइंट नंबर 2, अप टू 2 मेगाहर्ट्ज। तो क्या फ्रीक्वेंसी रेंज है इसका? इसका फ्रीक्वेंसी रेंज है अप टू 2 मेगाहर्ट्ज, मतलब 2 मेगाहर्ट्ज तक की अगर फ्रीक्वेंसी है तो आप ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के मेथड से उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे जाते हैं कि इसमें अड़चन क्या है। फिर जब मैं 2 मेगाहर्ट्ज कर सकता हूं तो मैं 3 मेगाहर्ट्ज, 4 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज ये क्यों नहीं कर सकता? तो अब सुनिए ध्यान से, देखिए जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, सो व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, वेरी गुड, एनर्जी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, वेरी गुड समृद्धि। एनर्जी बढ़ गई, अब किसी के पास ज्यादा है तो वेरी गुड जॉर्डन, ज्यादा आवाज आएगा। तो किसी के पास ज्यादा है तो क्या होता है, लोग उसके पास से खींचने लगते हैं। अगर आपके पास, आपको एक आदमी मालूम है जो बहुत गरीब है और दूसरा आदमी मालूम है भाई जो बहुत अमीर है, तो आप उधार किससे मांगने जाओगे, गरीब से कि अमीर से? जल्दी 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 जल्दी। रिच पर्सन से, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, अमीर आदमी से। सिमिलरली जैसे जैसे आपके वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उसकी एनर्जी भी बढ़ती है, तो जो भी आजू बाजू में होगा अगर उसको एनर्जी खींचनी है, अगर उसको एनर्जी विड्रॉ करनी है तो वो किसके पास से करेगा, वो उस वेव में से एनर्जी खींच लेगा। और ये सबसे ज्यादा कौन करता है? ये सबसे ज्यादा अर्थ खुद करता है। अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी की बॉडी नहीं है। मैं आपको अभी तुरंत एक एग्जांपल दे सकता हूं जो आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। आप फोन पे बात कर रहे हो, आप फोन पे बात करते करते चले जा रहे हो, एक पर्टिकुलर रीजन ऐसा आता है जहां पर आपको सिग्नल लगता ही नहीं है। अपने को लगता है, अपन अलग अलग अपना दिमाग लगाते हैं, अच्छा रेंज नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्डिंग ज्यादा बड़ा है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बेसिकली सिंपल सी बात है, उस एनर्जी का जो एनर्जी है वो, उस रीजन की जो एनर्जी है वो एनर्जी है कम, और आपके फोन का जो वेव्स आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, उसका एनर्जी है बहुत ज्यादा। तो वहां का जो सिस्टम है या अर्थ है या जो भी रीजन है वो उस एनर्जी को खींच रहा है और इस वजह से आपका कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पा रहा। So beyond the frequency range, what is happening? So please remember this. Above 2 megahertz, energy is absorbed by earth. तो हम बाकी किसी को नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये वेव्स अर्थ के बहुत पास में ट्रैवल करती हैं। तो अर्थ इट्स अ ह्यूज कंडक्टर विद जीरो पोटेंशियल, इसको जो एनर्जी दे देगा अर्थ अपने अंदर एनर्जी खींच लेगा जहां पर भी उसका एनर्जी कम होगा। नाउ लेट्स कम टू दीज एडिशनल पॉइंट्स। अब थोड़ा सोच के ये बताइए, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम, अब जिसके पास कम एनर्जी है क्या वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। तो वी कैन सिंपली राइट
ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। तो इससे हमको ये समझ में आ गया कि ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जो है वो शॉर्ट रेंज प्रोपगेशन है। तो दे कैन नॉट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन और शॉर्ट रेंज प्रोपगेशन। तो देखिए आपका 2 मार्क का आंसर रेडी हो गया। अगर आपको कोई बोलता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, इसको सिर्फ थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा डायग्राम और तो दिखाएंगे आप वेव्स दिखाएंगे ऐसे ट्रैवलिंग अलोंग दैट कर्व। In ground wave propagation, electromagnetic waves travel very close to the Earth's surface or the ground. Therefore, the name. Very good question. How long is this small distance? This small distance is around 20 kilometers. So it varies upon the signal strength. 10 से 20 किलोमीटर के बीच में, 20 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स आप मान लीजिए। तो ये हो गया अपना ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। तो ये अपनी पहली सफलता थी, अपनी मतलब साइंटिस्ट लोगों की पहली सफलता थी टुवर्ड्स द यूजेज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो आपके वॉकी टॉकी बने हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर तैयार हुए हैं। फिर आगे वो लोग सोच में पड़ गए कि भाई चलो 2 मेगाहर्ट्ज तक तो हमने यूज कर लिया, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, सेकेंड प्रोसेस जो पिक्चर में आया ये अपना था ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन में देखिए क्या होता है। Yes, waves are also transmitted through mobile towers. As I said to you yesterday also, we are learning the process, the progress of the usage of electromagnetic waves. आज से 50 साल पहले टावर नहीं थे, आज से 50 साल पहले मोबाइल भी नहीं थे। So this is the progress of your electromagnetic waves. चलिए आगे बढ़ते हैं, स्काई वेव प्रोपगेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्काई वेव प्रोपगेशन के लिए साइंटिस्ट लोग ने क्या सोचा, कैसे सोचा? तो ये है आपका आयोनोस्फीयर। ये आपका आयोनोस्फीयर शुरू हो जाता है 80 पे और ये 400 के आसपास खत्म होता है। See, this is Earth. तो ये आपने ऐसे टावर्स देखे होंगे जो नॉर्मली जमीन पे लगाए जाते हैं। तो ये वो टावर्स है। मोबाइल टावर्स बिल्डिंग के ऊपर क्यों लगाए जाते हैं उस पर भी हम लोग आएंगे। सो लेट अस फर्स्ट रीच देयर। तो यहां से ये हो गया आपका ट्रांसमीटर, ये हो गया आपका रिसीवर। तो अब देखिए इसको कैसे वो लोग ने डेवलप किया। तो आपका जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजेगा आयोनोस्फीयर पे। आयोनोस्फीयर इधर इसको टक्कर मारेगा, टक्कर मार के वो आ जाएगा रिसीवर पे। So we will come to the physics of this also, but फिलहाल स्काई वेव प्रोपगेशन नाम क्यों रखा वो समझ में आया क्या? डायग्राम देखिए, आप वो वेव को ऊपर फेंक रहे हो और थोड़ा बहुत नहीं, आप उसको 80 किलोमीटर फेंकते हो, वो टक्कर मारता है और फिर वो वापस आता है और थोड़ा डिस्टेंस आगे ट्रैवल करके चला जाता है। So this process
is known as sky wave propagation. So what happens in sky wave propagation? डायग्राम देखिए और बताने का कोशिश कीजिए स्काई वेव प्रोपगेशन में क्या होता है. बोलो भाई, कोई बता सकता है क्या स्काई वेव प्रोपगेशन में क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? वेरी गुड अंशला, वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड समृद्धि. So in sky wave propagation, the electromagnetic waves are reflected by the ionosphere. शाबाश सफा, बहुत बढ़िया. क्या ये मेरे को एक लॉजिक नहीं समझा. ये जितने आंसर हैं सारे आंसर्स लड़कियों ने ही ज्यादा दिए. चलिए बहुत बढ़िया. एक्चुअली मैं समझ रहा हूं बॉयज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कम्युनिकेशन. कौन बोलेगा इसको, कौन उसको अपनी भाषा में, अपने को समझ गया, ऊपर जाता है टक्कर मार के वापस आ जाता है. ये लिखना है तो अपन लिख सकते हैं, तो यही लिखो ना. कौन ना बोलता है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस और नो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगा, आयोनोस्फीयर को टक्कर मारेगा और वापस आ जाएगा. ये समझा कि नहीं भाई सबको? आयोनोस्फीयर किधर है? 80 किलोमीटर ऊपर है, मतलब वो किधर जा रहा है? स्काई की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? इसलिए इसका नाम है स्काई वेव प्रोपगेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. फ्रीक्वेंसी रेंज देखिए, फ्रीक्वेंसी रेंज तो 2 मेगाहर्ट्ज तक तो यहाँ पर ग्राउंड वेव काम कर रहा है. तो ये काम करता है 3 मेगाहर्ट्ज से लेके 30 मेगाहर्ट्ज. वेरी गुड अंजलि, शाबाश. तो दिस इज फ्रॉम 3 to 30. अब थोड़ा सा सोचिए, सी दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स कि 3 से कम क्यों नहीं चलेगा और 30 से ज्यादा क्यों नहीं चलेगा. ये सोचेंगे तब फिर साइंस लेने का मजा आएगा भाई. ये तो चलो आपको समझ में आ गया कि हाँ 2 तक था तो अब 2 से आगे ही होगा, तो चलो 3 से 30 हो गया, ठीक है. पर 3 से कम क्यों ना चले और 30 से ज्यादा क्यों ना चले? कम ऑन, थिंक अबाउट दिस. जल्दी जल्दी. Come on, come on, come on, girls, boys. Shivam. +30 will be quite harmful for humans because it is working at height. Okay. If it is less than, shabash Anjali, shabash. But why? Very good Shivam. Superb answer. Yes, Safa, the question is 3 से कम का फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चलेगा और 30 से ज्यादा का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्यों नहीं चलेगा? फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रेंट्स जो 3 से 30 है. शाबाश शिवम, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. वेरी गुड तन्मय भाई, लड़के लोग ने कमाल कर दिया इस बार. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, चलिए अभी हम लोग आंसर देख लेते हैं. तो देखिए आपने भेजा इधर ऊपर, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? 2 मेगाहर्ट्ज जो है वो 20, 22, 25, 30 जाएगा, समझो 20 किलोमीटर के आसपास.
मतलब 3 से कम वाला जो आप भेजोगे तो वो 80 तक पहुंचेगा ही नहीं। आपके बुक में देखो, उसको दूसरी तरीके से लिख के दिया है, आपके बुक में उसमें लिख के दिया है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। रिफ्लेक्ट इसके लिए नहीं होगा क्योंकि वो पहुंचेगा ही नहीं। कोई किसी के, मैं बोलूंगा अरे वो यहाँ पर मेरे पास वापस नहीं आया, अरे वापस क्या नहीं आया, वो उधर पहुंचा ही नहीं, तो वहां जाके वापस कैसे आएगा। तो जो लेस देन 3 मेगाहर्ट्ज है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसको 80 किलोमीटर तक पहुंचाती नहीं, तो टक्कर मार के वापस आने का चांस ही नहीं है। सो फ्रीक्वेंसी इज less than 3. Are absorbed by the ionosphere। तो 3 से कम वाला जो है वो ऊपर जाएगा और पहुंचते 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 उसका एनर्जी खत्म हो गया, वो ऊपर ही खत्म हो गया, तो अब वो उधर से वापस आने वाला नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आयोनोस्फीयर। whereas frequencies above 30 megahertz pass through it। अश्विन ने करेक्ट आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। नहीं 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 जानवी, 30 से ज्यादा जो रहेगा ना, देखो क्या होता है, प्लीज ध्यान दो। 3 गया, 3 गया, 80 को टक्कर मारा, वापस आ गया। अब जब मैं 4 भेजूंगा तो 4 80 को पार कर लेगा, 82 85 थोड़ा आगे तक जाएगा। फ्रीक्वेंसी बड़ा है, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, उसका पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगा, तो 4 वाला थोड़ा आगे जाएगा, 5 और आगे जाएगा, 6 7 8 9, ऐसा करते करते जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उसका पेनिट्रेटिंग पावर भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो आप समझ लो 400 किलोमीटर का मार्क है, ये आपके 30 मेगाहर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी को टक्कर मार के वापस आ जाए। तो 30 मेगाहर्ट्ज जाएगा, 400 को टक्कर मारेगा, वापस आ गया। अब आपने कर दिया 31 32, तो वो 400 वाले लेवल को पार कर देगा, पर इसके पीछे 400 के पीछे पार्टिकल्स है ही नहीं, तो कोई टक्कर मार के वापस कैसे आएगा। टक्कर मार के वापस आने के लिए वहां पार्टिकल्स तो होना चाहिए, अगर वहां पार्टिकल्स ही नहीं होगा तो ये टक्कर मार के वापस आने का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ये बात समझ में आई क्या सबको? ओके, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे एडिशनल पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे। पुनीत, ये क्या चीज हुआ? गया, टक्कर मारा, वापस आ गया। प्रिंसिपल, दिस इज विच प्रिंसिपल? रिबाउंड, कैरम थोड़ी खेल रहा है, रिबाउंड। रिफ्लेक्शन। ओके, सो दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। आपका वेव जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, उसने टक्कर मारा और वो टक्कर मार के वापस आ गया, इसको बोलते हैं टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए यानी स्काई वेव प्रोपगेशन के लिए जो प्रिंसिपल यूज होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये बताइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या होता है, बोलो भाई? ओके, एक तो हो गया क्रिटिकल एंगल, शाबाश। व्हाट अबाउट द मीडियम? दो मीडियम आपको बता रहा हूं, तो मीडियम कैसा है? जॉर्डन, तू यार सॉलिड वाला फेंकू है यार। बहुत सही, बहुत सही। हाँ, अब आपने बोला डेंसर टू रेरर कि रेरर टू डेंसर। सोच के बताओ जरा। डेंस टू लेस डेंस, वेरी गुड। तो दैट मीन्स आयुष, इट इज डेंसर टू रेरर। इसका मीनिंग चलिए देखिए, बहुत बढ़िया, डेंसर टू रेरर, शाबाश, याद आने लगा अभी आपको। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि वेव मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टूवर्ड्स रेरर मीडियम। इसका मतलब यहाँ पर जो अपना एयर है वो डेंसर मीडियम है और जो आयोनोस्फीयर है वो रेरर मीडियम है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा कि रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा? डेंसर, शाबाश। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर, एयर इज द रेयरेस्ट ना। अरे रेरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे ज्यादा होता है भाई? तो आपका वेव कैसे ट्रैवल कर रहा है? द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर। That means number of particles here is more and the number of particles here is less. So we write, ये आपका और एक additional point, the refractive index of Earth, इधर अर्थ से जा रहे हैं ना, it is greater than the refractive index of the ionosphere. हाँ, ये वाले क्वेश्चन, ऐसी जो चीजें हैं, ये जो आपके एडिशनल पॉइंट्स में हम डालते हैं, ये चीजें आपके एमसीक्यूज रहती हैं क्योंकि बाकी सब बहुत डायरेक्ट है। चलिए इसका एक पिक ले लीजिए प्लीज, सो दैट वी कैन। ओके चलिए, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो हम स्काई वेव में 30 मेगाहर्ट्ज पे जाके अटक गए। 30 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा की जो फ्रीक्वेंसी थी उसको भेजने के लिए फिर से कुछ नया टेक्निक के ऊपर विचार चलने लगा। तो फिर साइंटिस्ट लोग आए वापस इधर। अब इन्होंने देखा कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अर्थ के पास है, इसलिए अर्थ इसमें से एनर्जी खींच लेता था। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि अर्थ के लेवल से थोड़ा दूर जाके अर्थ के रेंज से थोड़ा दूर हो जाए और फिर अगर हम वेव्स को भेजें तो क्या वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? और वहां से शुरुआत हुई तीसरे प्रोसेस की, जो है आपका स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो स्पेस वेव प्रोपगेशन में देखिए क्या हुआ। अर्थ है, अपने पास बिल्डिंग्स थे, बिल्डिंग्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा टॉल नहीं हुआ करते थे, तो मोस्टली ग्राउंड प्लस 2 या भाई ग्राउंड प्लस 4 मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा होता ही नहीं था। 4 माले का ही बिल्डिंग अलाउड था।
तो 2 माला या 4 माला अकॉर्डिंग टू द रीजन्स, तो उसके ऊपर एंटीने लगाए गए, उस चीज को नाम दिया गया स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो स्पेस वेव प्रोपगेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are directly transmitted from one antenna to another। तो एक एंटीना से दूसरे एंटीना डायरेक्ट, अब आप वेव भेजना शुरू कर देते हैं और इस प्रोसेस को नाम पड़ जाता है स्पेस वेव प्रोपगेशन। और इसी को आगे बढ़ा के या और आगे लेके जाके वी गेट इनटू द सैटेलाइट जोन। चलिए तो इसमें आगे पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। तो 30 मेगाहर्ट्ज तक तो अपने पास यूटिलाइजेशन हो ही रहा था, 30 के आगे, सो 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक आपके स्पेस वेव प्रोपगेशन ने संभाल लिया। अब 300 से आगे क्या दिक्कत आनी शुरू हो गई कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो अर्थ नहीं भले ही खींचे पर आपकी वेव की तो एनर्जी बढ़ गई, उसकी रेंज बढ़ जाती है, उसकी रेंज बढ़ जाती है तो उसकी कुछ वेव्स अपने आप अर्थ के साथ कांटेक्ट में आ जाती है और अर्थ उसमें से एनर्जी खींचना शुरू। तो जितनी बार आपने 30 से 40 किया, आपको एंटीना पहले इतना लगाया था, अब इतना लगाओ, फिर आपने और बढ़ाया 40 का 50 किया, एंटीना और बढ़ाइए, फिर आपने 50 का 60 किया, एंटीना और बढ़ाइए। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे आपको एंटीना की हाइट भी धीरे धीरे क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। सो बियॉन्ड 300 मेगाहर्ट्ज या अबव 300 मेगाहर्ट्ज height of antenna it becomes impractical for usage। तो आपकी यूजेज के लिए हाइट ऑफ द एंटीना इतना ज्यादा हो जाता है कि एंटीना के ऊपर, एंटीना एक तो खुद अपने वजन से झुकने लग जाता है। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे, आई एम नॉट कमेंटिंग और जजिंग एनी ऑन एनीवन, बट बेसिकली जो बहुत ज्यादा हाइटेड होते हैं, एकदम हाइटेड होते हैं, तो आप देखिए वो थोड़ा ऐसे झुके हुए रहते हैं क्योंकि उनका जो बॉडी का वेट है वो इस तरीके से हो जाता है कि वो हाइट इतनी ज्यादा है कि बॉडी को थोड़ा झुक के रहना पड़ता है। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एडजस्टमेंट नहीं होता। जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, ये जो आपका एंटीना है वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। या फिर एक और प्रैक्टिकल बात करें, अब वो एंटीना पे आपने देखा है वहां पे कौवे या चिड़िया वगैरह आके बैठते हैं, तो दे हैव टू बी स्टर्डी, तो आपको उसका वजन भी बढ़ाना पड़ेगा हर बार। तो आप हैवी बना रहे हो, हल्का बनाओगे तो क्या हो जाएगा, कौवा आएगा बैठा तो मालूम पड़ा कौवा झूला झूल रहा है उस पर। इन द प्रोसेस उसका जो हाइट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस वो कम हो जाएगा। इफ इट इज बेंडिंग इट इज कमिंग क्लोजर टू द अर्थ सरफेस, और जो उसका पर्पस था कि अर्थ उसमें से एनर्जी ना खींच सके वो हमारा पर्पस खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से 300 मेगाहर्ट्ज के ऊपर इट वाज फाउंड कि इसको मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल था। अब इसमें एडिशनल पॉइंट्स देखिए, इसमें एडिशनल पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है line of sight propagation।
तो यहाँ पर आपको लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन की जरूरत है। लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन मतलब आप ट्रांसमिटिंग एंटीना से देखोगे जहां से खड़े होगे, तो आपको रिसीविंग एंटीना स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई देना चाहिए। तो इट शुड बी योर लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, द एंटीने दे मस्ट बी वर्टिकल। सो एंटीने मस्ट ऑलवेज बी केप्ट वर्टिकल, क्योंकि अगर आपका एंटीना वर्टिकल नहीं है, आपने एंटीना ऐसे एडजस्ट किया, ऐसे एडजस्ट किया है, तो जैसे ही आपका एंटीना इधर या इधर जाता है, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, it decreases, and therefore the chances of absorption of energy increases.